एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिबाइलिटी एंड इनर्टनेस के साथ शुरू किया था। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो काइनेटिकली मोर स्टेबल होंगे। काइनेटिकली मोर स्टेबल का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो काइनेटिकली लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होंगे, कौन से इनर्ट होंगे, ये हम दो थ्योरीज के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक थ्योरी आएगी आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे मेटल एंड लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है कंपैरेटिवली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, यहाँ पे हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मेनली बात करेंगे। और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होती है? ज़्यादातर जर्नली बात कर रही हूँ मैं, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होगी। मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मेटल एंड लिगेंड का बॉन्ड जितना ईजिली ब्रेक हो जाएगा, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, इसीलिए इनको इनर कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट जब एक्सपेरिमेंटली डाटा कलेक्ट किया गया तो ऐसा फाइंड आउट नहीं हुआ कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो इनर्ट ही होंगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करी गई, कंपैरिजन किया गया, तो ये वाली थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही थी। बड़े सारे एक्सेप्शन केसेस देखने को मिले। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट बनाई गई कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, उनको लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही होगी? CrCN6 3 नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, मतलब लो लाइन डी ऑर्बिटल कोई भी वेकेंट प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे भी इस कॉम्प्लेक्स में भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही देखने को मिलेगी। अब ये वाला जो वेकेंट ऑर्बिटल मिल गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गया, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स किसकी तरह एक्ट करेगा? लेबाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखे थे। वीपीटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं कि ये इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की तरह एक्ट करते हैं या लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की तरह। इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करी, तीनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी। और यहाँ पे आप कोई भी लो एनर्जी अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट ऑर्बिटल नहीं देख रहे हो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के केस में। अकॉर्डिंग टू वीपीटी ये इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। मतलब यहाँ पे ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस एक्ट करते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की तरह। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बड़े सारे एक्सेप्शनल केसेस, बड़ी सारी ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, कौन सा लेबाइल है, ये बीपीटी से आप फाइंड आउट नहीं करोगे। इसके लिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अब कौन से लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कौन से इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? यहाँ पे हम दोनों मैकेनिज्म के थ्रू ही, यहाँ पे एक मैकेनिज्म SN1 टाइप मैकेनिज्म होता है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, दूसरा SN2 टाइप मैकेनिज्म होता है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इन दोनों मैकेनिज्म को लेंगे, अब एक मैकेनिज्म को नहीं लेंगे, दोनों मैकेनिज्म को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, कौन सा लेबाइल है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंटरमीडिएट की ज़्यादा आ रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर इंटरमीडिएट की ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। इंटरमीडिएट की ज़्यादा आने का क्या मतलब है? यहाँ पे गेन हो रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, गेन इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। गेन का मतलब क्या है? अच्छी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे
ये जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी तो जो सबस्ट्रेट होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा लेबाइल की तरह। ठीक है, हम इंटरमीडिएट की क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की भी क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इंटरमीडिएट की क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा आ रही है, एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा और कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, बट अगर इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब इंटरमीडिएट अब लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। तो लेस स्टेबल की तरफ तो कोई जाना नहीं चाहेगा, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्लो होगा दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स है, जो सबस्ट्रेट है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेगा। बट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए एंड 7 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है फाइंड आउट करना, और इसके लिए हमने फॉर्मूले भी नहीं देखे हैं और आपको ये फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वासोलो एंड पियर्सन, ये साइंटिस्ट, इन्होंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इंटरमीडिएट जो स्क्वायर पिरामिडल आएगा उसके लिए, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 7 जो पेंटागनल बायोपिरामिडल इंटरमीडिएट के लिए फाइंड आउट करी है। आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जीज़ की वैल्यू, और इसके लिए फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट माइनस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब डिफरेंट बुक्स में ये फॉर्मूला वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है कि किसी बुक में इंटरमीडिएट से सबस्ट्रेट की वैल्यू को सबस्ट्रेट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और किसी बुक में सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो किसी एक बुक को ही फॉलो करना कि कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेके अगर बताऊँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पे कम वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट की वैल्यू ज़्यादा आने का क्या मतलब है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में गेन हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने का क्या मतलब है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी CFAE की तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लेबाइल है। ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव का क्या मतलब होगा, नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, अगर हम एग्जांपल ले तो इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, लेस है तो लॉस होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, लेस स्टेबल होगा इंटरमीडिएट, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। अब कौन से कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, CFT के अकॉर्डिंग ये डिपेंड कर रहा है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आपको फॉर्मूला लगा के ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज़ सिर्फ आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये चार्ट है ऑक्टाहाइड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहाइड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए फाइंड आउट करके दी हुई है। बट हम क्या बोलते हैं कि लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली डिसोशिएटिव पाथवे फॉलो करती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाली ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट मैंने आपकी रेफरेंस बुक से ही लिया हुआ है, तो इसको तो भूल जाओ, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए वैल्यूज़ याद रखनी है। वो कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वैल्यू आएगी 0.57। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबाइल होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, हाई स्पिन के केस में नेगेटिव वैल्यू सिर्फ आपको D3 एंड D8 के केस में ही मिल रही है,
तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ, ये क्या होंगे, इनर्ट होंगे। बाकी सारे आपको पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब है क्या है कि लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही इनर्टनेस ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही लिबाइलिटी ज़्यादा होगी। लिबाइलिटी एंड इनर्टनेस का ऑर्डर भी पूछा जाता है। ये वैल्यूज़ आप ध्यान में कैसे रखोगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे एक कम कर दो, 0 आएगी। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इससे एक कम कर दिया, 1 आएगा। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी एक कम कर दिया, 2 आएगा। D4 से एक कम कर दिया, 3 आएगा। अगर आपको ये स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ ही पता है तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो, सारी वैल्यूज़ आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ जाने में डबल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 4 है, ये भी 1 4 ही रहेगा। ऐसे आपको वैल्यूज़ इजीली याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस करना, अगर आप 10 to 15 टाइम एक पेज पे लिखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और उसके बाद ये जो पेज है इसको स्टडी टेबल जो है वहाँ पे आप पेस्ट करके रख लो। दिन में एक बार इसकी तरफ नज़र जाएगी तो इजीली ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यही वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं, 0.57, 1.4, 1.14, -2.00, 3.14। मोर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, D4 हाई स्पिन एंड D9 हाई स्पिन के केस में मोर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब मोर लिबाइलिटी होगी यहाँ पे। अब हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। तो इसके केस में कहाँ पे वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये वाली वैल्यूज़ सेम है, ये वाली वैल्यूज़ भी सेम है, ये वाली भी सेम है हाई स्पिन एंड लो स्पिन के केस में। D7 की भी सेम है, D8 की भी सेम है और D9 की भी सेम है। वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिल रही है, D4, D5, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में मिल रही है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। D4 की वैल्यू कैसे याद रख सकते हो, 1 4 3। ये डिजिट्स इजीली आप याद कर सकते हो, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, 1.43। उसके बाद D6 हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। और ये कैसे ध्यान में रखोगे, D3, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में सिर्फ इनर्टनेस देखने को मिलती है, हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ठीक है, तो उसका डबल कर दो। और यहाँ पे D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में वैल्यू आएगी -0.86। अगर ये ध्यान में नहीं रहती है तो इसका हाफ कर लो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है इनर्टनेस का एंड लिबाइलिटी का। तो उसके लिए आपको आगे पीछे भी थोड़ी बहुत हो जाएगी वैल्यू, तब भी चलेगा। मतलब यहाँ पे 0.8 है, इसका हाफ करोगे 0.7 आएगा, तब भी आप इजीली इनर्टनेस का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो। तो लो स्पिन के केसेस में D3, D4, D5, D6 एंड D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वाले कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे, -2.00, यहाँ पे -2.00। सबसे ज़्यादा इनर्ट कौन है, लो स्पिन D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉम्प्लेक्स सबसे इनर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईली नेगेटिव वैल्यू मिल रही है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्टनेस सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद D3 एंड D8 बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू -2.00 आ रही है। हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों के केस में सेम ही है। सबसे ज़्यादा लिबाइल कौन होगा, लिबाइल होगा D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे हाईली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 3.14, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली ये वैल्यूज़ याद कर सकते हो। अब हम इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। VPT के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होंगे, पर यहाँ पे अगर हम देखें D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D7 एंड D9। अब वाटर के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तीनों ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, D1 के जैसे ही होगी वैल्यू 0.57, D7 का डबल कर दो, ये आ जाएगा 1.14,
और यहाँ पे D9 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके केस में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिबाइलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। लिबाइलिटी का ऑर्डर अगर हम इसको A बोले, B बोले एंड C बोले तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू C के केस में है, हाईली लिबाइल, देन B आएगा, देन उसके बाद A आएगा। ठीक है, ये लिबाइलिटी का ऑर्डर आ गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि D3 एंड D8 के केस में मोर लिबाइल कौन सा होगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करें 1 2 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ईजी ऑर्बिटल्स में चले गए, ईजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मतलब मेटल और लिगेंड्स की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी मतलब बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा एज कंपेयर टू D3। रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो अगर हम इनर्टनेस का ऑर्डर देखें, यहाँ पे किसका ऑर्डर देख रहे हैं? इनर्टनेस का। मोर इनर्ट कौन है? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 होगी। तो मोर नेगेटिव वैल्यू मोर इनर्ट, मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर लेबाइल। जहाँ पे वैल्यू सेम होंगी वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। चार्ज मतलब अगर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये अब कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास से ही बताती आ रही हूँ। मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल मतलब मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो आप बोल सकते हो मोर इनर्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन दोनों के केस में इनर्टनेस का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मेटल आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन हम देखेंगे ही नहीं। D4 के लिए क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आती है 143। यहाँ पे पॉइंट आ गया नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे -2.00 D3 एंड D8 के लिए मोर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये मोर इनर्ट होगा। ये क्या है? मोर इनर्ट। तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कौन ज़्यादा इनर्ट होगा और कौन ज़्यादा लिबाइल होगा। ये तो हमने क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी से फाइंड आउट किया। मोस्टली आपको यही अप्लाई करना है इनर्टनेस एंड लिबाइलिटी फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर आप कभी कभी वैल्यूज़ भूल जाओ तो कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, कौन सा लिबाइल होगा, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन -12 DQ है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होंगे इनर्ट, और अगर लेस देन -12 DQ है तो कॉम्प्लेक्सेस होंगे लिबाइल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। डिफरेंट मेटल की कॉन्फ़िगरेशन होगी। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू DQ में फाइंड आउट कर रहे हैं, -4 DQ आएगी। लेस देन -12 DQ है मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लिबाइल। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लिबाइल। -12 DQ आ रही है, कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट। यहाँ पे लिबाइल कॉम्प्लेक्स, ये भी लिबाइल कॉम्प्लेक्स, ये भी लिबाइल, ये भी लिबाइल कॉम्प्लेक्स। और D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू -12 DQ आ रही है तो कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट। ये लिबाइल कॉम्प्लेक्स आ गया एंड ये भी लिबाइल कॉम्प्लेक्स आ गया। लो स्पिन के केस में भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, बट D7 लो स्पिन के केस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। ये क्या होगा? D7 चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, ये आपको ऑलवेज लिबाइल कॉम्प्लेक्स से मिलेगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे तो लिबाइलिटी इंक्रीज होगी और
इनर्टनेस डिक्रीज होगी। ये हमने D3 एंड D8 का केस ऑलरेडी देखा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से मेटल और ये लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा। इसीलिए इनर्टनेस के ऑर्डर की बात करें तो D2 D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो मोर इनर्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो मोर पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, यहाँ पे भी Cr3 पॉजिटिव D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, V2 पॉजिटिव स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसके केस में मोर पॉजिटिव चार्ज मतलब मोर इनर्टनेस। ठीक है, तो इनर्टनेस का ऑर्डर हम देख रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि मेटल एंड लिगेंड का बॉन्ड ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनर्टनेस का ऑर्डर देखो, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर इनर्ट कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इनर्टनेस इंक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, सेम ही ग्रुप के एलिमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके केस में देखो मेटल के जो ऑर्बिटल्स का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ओवरलैप भी अच्छे से हो रही है, मतलब यहाँ पे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको डिसोशिएट करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्लो होगी, तो हम बोल देंगे ये क्या होगा, मोर इनर्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर आता है ज्योमेट्री का। यहाँ पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की एंड 6 की, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो लिबाइलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है, अब इसके अराउंड सिर्फ 4 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे इनफ स्पेस होता है, इनफ रूम होता है कि इनकमिंग लिगेंड आके अटैच हो जाए। और जब इनकमिंग लिगेंड आके अटैच होगा तो फिफ्थ वाला लिगेंड इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के केस में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 5 का ही कंपैरिजन करना है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के केस में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती हैं, इसलिए यहाँ पे लिबाइलिटी भी मोर होगी। यहाँ पे आप बोल सकते हो लिबाइलिटी मोर होगी। ठीक है, ये तो हमने लिबाइलिटी एंड इनर्टनेस का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिबाइलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है एंड आयनिक रेडियाई वाला। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे +4 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे +5 चार्ज आ रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और लिबाइलिटी का ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लगाना है साइज वाला फैक्टर। आयनिक रेडियाई जैसे जैसे इंक्रीज होगा लिबाइलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके केस में लिबाइलिटी का ऑर्डर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इसको ट्रांजिशन मेटल आयन वाले कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स मत करना। इसके केस में हम क्या बोल रहे थे, 3D से 4D जा रहे हैं, 4D से 5D सीरीज के मेटल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनर्टनेस का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की ओवरलैप अच्छे से हो रही है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अब मिक्स नहीं करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके गेट और नेट में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ साइनाइड लीगेंड्स हमें बताने हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं।
तो देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती हैं। लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ पे फास्ट होती हैं? जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। तो सबसे ज़्यादा तो रेट या फिर लिबाइलिटी का ऑर्डर या रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ साइनाइड लीगेंड्स की अगर हम बात करें तो ए के केस में ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आ रही है आपके पास D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो लो स्पिन और हाई स्पिन हम देखते ही नहीं है। अब हम क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। D4 लो स्पिन के केस में क्या वैल्यू आती है? 143, आप याद रख सकते हो इजीली, 1.43 आएगी। और D3 के केस में -2.00 आ रही है। मोर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब मोर इनर्ट होगा। मोर इनर्ट होगा तो बोल सकते हैं कि रेट लेस होगा, यहाँ पे रेट लेस होगा। तो रेट का ऑर्डर ए आ गया, देन आपके पास बी आएगा, देन आपके पास सी आएगा। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, कौन सा लेबाइल है, ये फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैंने नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे देखो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लो स्पिन है। हम यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी? DQ में 4 इंटू आपके पास 4 आ रही है 16 DQ, -16 DQ, -12 DQ से ज़्यादा है, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? इनर्ट होगा। अब इसकी बात करते हैं हम D3 के केस में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए T2G ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे -4 इंटू 3 -12 DQ आएगी वैल्यू। -12 DQ आ रही है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है XYZ से कौन सा इनर्ट है, कौन सा लेबाइल है। देखो अब यहाँ पे X के केस में अब ये इनर्ट है या लेबाइल है, इसका अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो Y और Z से शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे V2 पॉजिटिव है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव है, Cr भी 3 पॉजिटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम D3 आएगी, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 आ रही है। तो इनके केस में जहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर मोर पॉजिटिव चार्ज है, मोर पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर, मतलब वो क्या होगा? इनर्ट होगा, मोर इनर्ट होगा, ये हम बोल सकते हैं। अब D3 यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की ही हम बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे हाई स्पिन एंड लो स्पिन देखना ही नहीं है। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू -2.00 आएगी, यहाँ पे भी -2.00 ही आएगी, मतलब दोनों ही इनर्ट है। पर ज़्यादा इनर्ट कौन सा होगा? जहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इनर्ट होगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे इनर्टनेस और का ऑर्डर तो पूछा ही नहीं हुआ है, पर स्टिल मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है? अब D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों ही इनर्ट हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोनों ही इनर्ट कहाँ पे मिल रहे हैं। Y and Z दोनों इनर्ट मिल रहे हैं, तो X क्या होगा? लेबाइल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स काइनेटिकली मोर इनर्ट कॉम्प्लेक्स? काइनेटिकली मोर इनर्ट कॉम्प्लेक्स हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे भी T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाई स्पिन एंड लो स्पिन हम देखते ही नहीं है। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। D6 लो स्पिन के केस में हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है,
तो वैसे तो आंसर आप इजीली देख के ही बता सकते हो कि यही करेक्ट होगा। D5 लो स्पिन के केस में -0.86 वैल्यू होगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की। इसके केस में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलती है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की, और इसके केस में जीरो वैल्यू होगी। जहाँ पे पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यू आएगी वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होंगे। मोर नेगेटिव वैल्यू मोर इनर्टनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबाइलिटी का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, ये D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ रही है। यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D7 D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ अगर आपको पता होंगी तब तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, और नहीं पता होगी तो क्वेश्चन आप इजीली नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रही हूँ D1, D2, D3 वाला है, D3, D4, D5 एंड D6 के लिए वैल्यूज़ 0.57, इसका डबल कर दो 1.14 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। D3 के केस में -2.00, D4 के केस में 143 पॉइंट में आ जाएगा ये भी, और नेगेटिव वैल्यू होगी। D5 के केस में इसका हम हाफ कर दे रहे थे 0.86, और इसके केस में हाई नेगेटिव वैल्यू होगी इसके केस में -4.00। ठीक है, तो D6 के केस में लेबाइलिटी का ऑर्डर सबसे कम होगा, CO3 पॉजिटिव आ गया। उसके बाद आएगा D3, Cr3 पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आएगा D4, D4 कौन सा है, Mn3 पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आ जाएगा D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला कॉम्प्लेक्स, Fe3 पॉजिटिव। फिर उसके बाद D1, क्योंकि यहाँ पे लोअर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 3 पॉजिटिव आ गया। और सबसे ज़्यादा लेबलिटी किसकी होगी, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाले V3 पॉजिटिव की। तो ये ऑर्डर आ गया हमारे पास लेबाइलिटी का। इनर्टनेस का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, इससे रिवर्स जो होगा वो इनर्टनेस का ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कुछ इनर्टनेस एंड लेबाइलिटी फाइंड आउट करने के लिए लिमिटेशंस देखी गई हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये मेनली डिपेंड कर रही है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर ही फोकस थ्योरी है ये। ठीक है, बट यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में कोई बात नहीं करी गई। अगर हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करें जो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे, तो इसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन के साथ साथ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी तो वो भी कॉम्प्लेक्स की इनर्टनेस एंड लेबाइलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, यहाँ पे ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मोर इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मोर लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, यही हम देखेंगे। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ही हो रही है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही हैं यहाँ पे। D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास D8 कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पे तो लो स्पिन एंड हाई स्पिन हम देखेंगे ही नहीं। D6 लो स्पिन के केस में अब हाईएस्ट नेगेटिव क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आती है, और इसके केस में -2.00 क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी। मतलब ये क्या हुआ, मोर इनर्ट हुआ, ये मोर इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्लो होगा।
एज कंपेयर टू सेकेंड वाली रिएक्शन। तो आप बोल सकते हो कि K2 ज़्यादा वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू K1, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, K1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू K2। ऐसा क्यों होता है अब वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो D6 लो स्पिन से ये D6 हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हाई स्पिन का क्या मतलब है, T2G में आ जाएंगे अब 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे तो हाई स्पिन एंड लो स्पिन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। यहाँ पे T2G में 6, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी T2G में 6 एंड EG में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से यहाँ पे लो स्पिन से ये हाई स्पिन में चला गया, EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मतलब मेटल एंड लिगेंड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और इसकी वजह से जो K1 की वैल्यू, रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू K2। तो जो इनर्टनेस एंड लिबाइलिटी का ऑर्डर हमने क्रिस्टोफर थ्योरी से देखा है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट ये ड्रॉबैक्स आपकी रेफरेंस बुक में ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। कल के लेक्चर में हम वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।